डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। क्या है आज का हमारा टॉपिक? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी पे आज हम चर्चा करेंगे। किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे? इम्यूनिटी पे। आज इम्यूनिटी के बारे में लगभग सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे कि इम्यूनिटी है क्या। क्यों? क्योंकि आज एक ऐसा टाइम, एक ऐसा महामारी अभी कुछ ही समय फैला है जिसमें आज वैक्सीनेशन हो रहा है। और लगभग आज से लगभग 2-3 महीने पहले आज जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। कारण कोरोना वायरस में आज सभी लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में जान लिया है। क्यों? क्योंकि चाहे गांव के हों या शहर के हो, चाहे हर डॉक्टर ने इम्यूनिटी के बारे में, आप टीवी न्यूज़ चैनल और अन्य चीज़ों पे आपने सिर्फ एक ही नाम सुना होगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें। ठीक है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखें। इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए कहा गया था। अब आज इसी के कारण से लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, फर्स्ट डोज सेकंड डोज करके, ऐसे कई सारे वैक्सीनेशन हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जो हो रहा है वह कौन सी इम्यूनिटी के किस अंतर्गत आता है, वह भी हम इम्यूनिटी के अंतर्गत चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी है क्या? सबसे पहले हमारा पॉइंट आउट होता है कि इम्यूनिटी क्या है। जाहिर सी बात है ना, इतने सारे चीज़ें आपने बीमारी के दौरान सुना है कि इम्यूनिटी है क्या। ठीक है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए हमने कोरोना में मतलब कई सारे ऐसे विटामिन सी हमने प्रयोग किया, और भी कई सारी चीज़ें हमने खाई जिससे हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। यहाँ तक कि हमने कई बार मतलब कई सारी चीज़ों अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करने, कई सारी दवाएं या कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हम बीमार ना पड़े। ठीक है, इम्यूनिटी का मेन मुद्दा यही है कि हम बीमार ना पड़े। जिसकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होती है वह व्यक्ति कम बीमार पड़ता है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वह आए दिन आप देखते होंगे वह बीमार है, उसे कोई ना कोई बीमारी उसे रहती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी मतलब कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, या इम्यूनिटी का जो हिंदी है इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, यह रोगों से लड़ता है। ठीक है, हमारी बॉडी है, और आप जानते हैं इस इन्वायरमेंट में कई सारे माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ऐसे कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे अगर अंदर चली जाएं तो हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं या जो जिसे हेल्थ कहते हैं, अगर चली जाएं तो उसे यह डिस्टर्ब कर देंगी और हमें यह बीमार डाल देंगी, हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करवा देंगी। और इस सब से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है कि यह सब चीज़ें ना हों। मतलब जैसे जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के और इस वातावरण में कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, या बॉडी हमारी इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, लड़ती है और हमें स्वस्थ बनाए रखती है। मतलब लड़ती है और उस बैक्टीरिया, उस पैथोजन को हरा देती है, और हरा देगी तभी हमारी बॉडी मतलब या हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसे हरा देगी, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उस पैथोजन, उस बैक्टीरिया या उस वायरस के खिलाफ, तो हमारी शरीर अगर वीक है या हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हम जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा, हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव डिफेंस मैकेनिज्म। सबके पास अपनी अपनी के खुद की मैकेनिज्म होती है। मतलब जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनके पास खुद की एक अलग अपनी खुद की एक मैकेनिज्म होती है, और दे प्रोटेक्ट देन फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे बॉडी में वह उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करती है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक ओवरऑल एबिलिटी, यही एक एबिलिटी, ओवरऑल एक एबिलिटी होती है, और एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यह ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो फाइट करता है, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे फाइट करता है। अब फाइट करने के बाद हमें स्वस्थ रखता है, जिससे हमें कोई बीमारी या डिजीज नहीं होती है।
उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी का सीधा मुद्दा यह है कि बस हमें कोई डिजीज़ ना हो, डिजीज़ से हम बचे रहें, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन हमारे अंदर आए और वह हमारे अंदर डिजीज़ कॉज ना कर पाए, हमारी इम्यूनिटी उसे लड़ने के बाद उसे किल कर दे और हम स्वस्थ रहें। अगर वह किल कर दिया तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर वह किल नहीं कर पाया, हमें बीमार कर दिया, तो हमारी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है। अब इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, मतलब इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर यह वर्क करता है। जाहिर सी बात है, जो इम्यूनिटी है यह कैसे, जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिए कि इम्यूनिटी कैसे ये हमें मतलब हमारे बॉडी को या हमें यह प्रोटेक्ट करता है, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हमें कैसे मतलब बीमारी से हमें यह प्रोटेक्ट करते हैं, हमें डिजीज कॉज नहीं होने देते हैं। कैसे, क्या मुद्दा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मुद्दा होगा, या किसी न किसी प्रकार से यह हमें रक्षा करते होंगे या हमें प्रोटेक्ट करते होंगे। कैसे करते हैं, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी की। हम बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी की, मतलब इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो अगर हम इम्यूनिटी के टाइप की बात करें तो यह दो प्रकार की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। क्या, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अगर हम इम्यूनिटी टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो दो प्रकार की होती है, पहला है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, पहला कौन सा है, इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी नाम से ही क्लियर है, इन्नेट मतलब यह इम्यूनिटी जो भी होगा यह एक बाय बर्थ या नेचुरल इम्यूनिटी होता है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है यह बाय बर्थ होता है, या इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यह हमारा जो जीवन काल है, उस जीवन काल के दौरान जो भी इस जीवन काल के दौरान हमें यह मिलती है, नेचुरली नहीं होती है। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ये बाय बर्थ नहीं होता, या मतलब हमारा जो लाइफ है उसके उसके दौरान हमें यह इम्यूनिटी हमारे अंदर यह डेवलप होती है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, यह बाय बर्थ भी होता है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यह बाय बर्थ नहीं होता है, यह नेचुरल बाय बर्थ नहीं होता है, यह हमारे जो हमारा जीवन काल है उसके दौरान यह डेवलप होता है। कौन सी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। क्या, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, तो इन्नेट इम्यूनिटी को अभी मैंने क्या क्या किया है कि नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलता है। कैसी इम्यूनिटी होती है, यह एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। बाय बर्थ मिलती है मतलब जब हम पैदा होते हैं तभी से यह इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप रहती है। ठीक है, लेकिन अब इम्यूनिटी की हम बात करें, इन्नेट इम्यूनिटी को जान लिए कि नेचुरली होती है या बाय बर्थ होता है। ठीक है, ये हमें मिलती है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी का भी कुछ ना कुछ मतलब होता होगा ना कि कैरेक्टर, या किस प्रकार की इम्यूनिटी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। जाहिर सी बात कुछ ना तो इस इम्यूनिटी का होगा ना कि किस हिसाब से या इसका क्या प्रोसेस है जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, या कोई विशिष्ट इम्यूनिटी नहीं होती है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, यह ऐसी कोई भी यह जो इम्यूनिटी होती है यह स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट नहीं होती है, विशेष नहीं होती है, या इसका कोई डिफेंस मैकेनिज्म या स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जब यह इम्यूनिटी होती है, यह इम्यूनिटी होती है, या चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या माइक्रोब्स हो, यह सबसे लड़ता है, सबसे प्रोटेक्ट करता है। यह ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि अगर वायरस है तो वायरस से ही लड़ेगा, अगर बैक्टीरिया है तो सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ेगा, नहीं, इसके लिए सभी बराबर है। अगर कोई भी आए, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या चाहे माइक्रोब्स हो, कोई भी आ गया तो यह सबसे लड़ता है। इसका कोई डिफेंस या खुद का एक विशिष्ट मैकेनिज्म नहीं होता है, यह सबसे हमारी बॉडी को, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी पैथोजेंस हो, यह हमें उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी हो, मतलब चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या कुछ भी हो, यह हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ है, यह बर्थ के टाइम से ही हमारे अंदर यह प्रेजेंट होता है। क्या मैंने बताया था, यहीं पर मैंने बताया था कि प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यह बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट करेक्टराइज बाई मेमोरी, इसके पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं होती है जो यह मतलब डिजीज़ को या मतलब उस पैथोजन को पहचान के रखे। जैसे मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर उनसे कुछ कह दिया जाए, या मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए उनके साथ,
तो वह मतलब एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि अगर उनसे कुछ कह दिया जाए तो उसी टाइम जो हुआ हुआ उसके बाद में वह उस चीज़ को या उस बात को ध्यान नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं उस चीज़ को। मान लीजिए फिर भूल जाते हैं, मान लीजिए फिर उनके साथ वही हुआ तो वही मुद्दा फिर से अपनाएंगे, उसके बाद फिर उस चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर उनके साथ कोई भी घटना या कोई भी बात हो जाए तो उस बात को वह याद करके रखते हैं, मतलब मेमोराइज करके रखते हैं। और फिर से अगर वह उनके साथ वही घटना करती है तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो वह उस मेमोरी के आधार पे जो भी उनके अंदर मेमोराइज्ड होता है उसके आधार पे वह अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वह जो मेमोराइज करके जो व्यक्ति रखता है उस प्रकार की यह इम्यूनिटी इम्यूनिटी नहीं है। यह इस प्रकार की जो व्यक्ति मतलब जो भी उनके साथ बात हुई बस वहीं पे उसी टाइम बात हुआ, उसके बाद जो भी बात है वह सब भूल जाते हैं, फिर अब आगे एक नए सिरे से शुरू करते हैं, वही इम्यूनिटी इम्यूनिटी है। ठीक है, इसके पास कोई भी ऐसे करेक्टराइज मेमोरी नहीं होती है या कोई भी यह पैथोजन को पहचान के नहीं रखता है। यह बीमारी आई उस टाइम उसे प्रोटेक्ट किया, अगर दोबारा वही पैथोजन आए तो फिर से वह उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है। यह नहीं पहचान के रखता कि हाँ यह बीमारी मुझे हुआ था, मैंने कैसे प्रोटेक्ट किया था, नहीं, ऐसा कोई मुद्दा इसमें नहीं है। किसमें? इन्नेट इम्यूनिटी में। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। अब हम इन्नेट इम्यूनिटी जान लिए कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। इट इज़ 4 टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी को भी 4 प्रकार से डिवाइड किया गया। इन्नेट इम्यूनिटी को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया? 4 प्रकार में। इन्नेट इम्यूनिटी को भी 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर, चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। पहला कौन सा है? फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, चौथा साइटोकाइनिन बैरियर। ध्यान दीजिए इन्नेट इम्यूनिटी को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इन्नेट इम्यूनिटी को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर, चौथा साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, यहाँ पे जो बैरियर का मतलब है, बैरियर मतलब होता है रुकावट, किसी भी चीज़ या किसी भी के प्रति अवरोध उत्पन्न करना या मतलब एक रुकावट लगा देना कि यह चीज़ इसके पार ना हो, इसी को बैरियर कहते हैं। अब फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर या साइटोकाइनिन बैरियर क्या है, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे। क्या मैंने अभी आपको बताया कि इन्नेट इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सा? फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर, चौथा साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, चौथा साइटोकाइनिन बैरियर। अब हम फिजिकल बैरियर की बात करते हैं। फिजिकल बैरियर को आप देख के ही बता सकते हैं कि यह फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर का जो सबसे मेन पॉइंट होता है या मेन बैरियर होता है वह हमारा क्या होता है? स्किन होता है। फिजिकल बैरियर का जो मेन बैरियर होता है वह क्या होता है? स्किन होता है। स्किन होता है फिजिकल बैरियर। अब आप कहेंगे कि ये फिजिकल बैरियर ये हमारी इम्यूनिटी कैसे हुई? ठीक है, इम्यूनिटी कैसे हुई? आप अभी मैंने क्या बताया था, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? बाई बर्थ होता है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो आप लोग जानते ही हैं कि उसके अंदर जो स्किन होती है वह बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है, स्किन बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है ना। आप ये बात जानते हैं कि नहीं कि पैदा होने के बाद उसकी स्किन बनती है? नहीं ना, जब वह पैदा होता है तभी से उसके अंदर मतलब स्किन मौजूद रहती है। ठीक है, स्किन मौजूद है। अब आप कहेंगे कि ये हमारी इम्यूनिटी कैसे हुई? ठीक है, ये इम्यूनिटी कैसे हुई या फिजियोलॉजिकल बैरियर ये कैसे है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में कई सारे माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस या कई सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्किन पे आते हैं। स्किन अवरोध का काम करती है, उस चीज़ को अंदर नहीं जाने देती, नहीं तो अगर वह अंदर जाते हैं तो हमें डिजीज कॉज कर देते, हमें बीमार डाल सकते थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस माइक्रोब्स को या उस पैथोजेंस को स्किन के ऊपर रखा, स्किन के अंदर नहीं जाने दिया। तो अंदर नहीं जाने दिया तो उसने क्या किया? बैरियर का काम किया, मतलब इसने रोका, उस चीज़ को अंदर नहीं जाने दिया। इस प्रकार से यह फिजिकल बैरियर है, यह हमारी इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। क्या? स्किन भी हमारे इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है? इसमें म्यूकस कंटेनिंग ऑफ इपिथेलियम होता है। यह म्यूकस की एक लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है रिस्पायरेटरी में, गैसोइंटेस्टाइनल में, यूरिनाइटल ट्रैक में, जो हेल्प करता है ट्रैपिंग माइक्रोब्स का, जिसे इंटर नहीं होने तक कहाँ? हमारी बॉडी में। जो म्यूकस की एक लेयर होती है, जो म्यूकस की लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है इपिथेलियम में, रिस्पायरेटरी में, गैसोइंटेस्टाइनल ट्रैक में या यूरिनाइटल ट्रैक में, या म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है जो माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देती। इसे भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे भी? इसे भी फिजिकल बैरियर कहते हैं।
ठीक है। फिजिकल बैरियर मैंने आपको क्या बताया, स्किन बताया, और दूसरा क्या बताया, म्यूकस की लेयर। म्यूकस की लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होगा, उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होगा, उसके बाद यूरिनाइटल ट्रैक में प्रेजेंट होता है। और जो माइक्रोब या मतलब और भी पैथोजेंस होते हैं जिससे अंदर जाने या हमारे बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, यह क्या है, फिजिकल बैरियर है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होता है ये तो हम देख नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, जैसे मान लीजिए हम भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन के दौरान ऐसे कोई धूल के पार्टिकल्स या कोई ऐसे माइक्रोब्स हमारे मुंह के रास्ते, मान लीजिए इस जो म्यूकस की लेयर या मान लीजिए उस सबसे बच के हमारे अंदर चले जाएं, कहाँ, स्टमक में चले जाए, तो स्टमक में क्या होता है, एचसीएल होता है, जो मतलब भोजन के रास्ते अगर कोई भी माइक्रोब्स या पैथोजन आते हैं तो उसे वहीं पे वह किल कर देता है, ठीक है। यह क्या होता है, यह किस बैरियर के अंतर्गत आता है, यह फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। जो भी भोजन के रास्ते जो भी पैथोजेंस या माइक्रोब्स हमारे अंदर पहुंचे हैं उसे वहीं पे वह किल कर देता है, ठीक है। क्या, एसिड इन स्टमक। उसके बाद स्लाइवा इन माउथ, जो माउथ में जो हमारी स्लाइवा या लार होती हैं वह भी हमारे अंदर जो भी मतलब माइक्रोब्स या पैथोजेंस या जो भी चीज़ें होती हैं उसे यह अंदर जाने से रोकता है। टीयर्स फ्रॉम आई, जो आँख में आंसू होते हैं, आंसू जैसे जाते गर्मियों में देखे होंगे कि आप जब आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप देखते हो जब मतलब हवा चलती है तो धूल उड़ता है, ठीक है, धूल उड़ता है, तो धूल के कुछ पार्टिकल जब आंखों में चले जाते हैं तो देखते हैं कि आप सम टाइम के बाद वहाँ से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वह उस धूल के पार्टिकल को हमारे अंदर जाने से रोकता है, मतलब वह उस आंसू के रास्ते और उस पार्टिकल या माइक्रोब्स को वह बहा के बाहर निकाल देता है, जिससे मतलब हमें बीमारी नहीं होती या मतलब उस माइक्रोब्स को वह रोक के रखता है। या टीएस भी फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है, यह भी हमारे इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। टीएस क्या है, हमारे इम्यूनिटी का भी एक हिस्सा है। टीएस कहाँ पाया था, टीएस फ्रॉम आई, यह कहाँ होता है, टीएस फ्रॉम आई में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेलुलर बैरियर क्या है, ठीक है। सेलुलर बैरियर के अंतर्गत क्या होता है, ब्लड में हमारे ल्यूकोसाइड, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइड, नेचुरल किलर सेल पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड में रक्षा करते हैं। जैसे मतलब ब्लड में रक्षा, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ या मतलब कोई भी मतलब ऐसी वायरस या पैथोजेंस पहुंच जाते हैं तो यह ल्यूकोसाइड, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, नेचुरल किलर सेल यह उसे फैगोसाइटिस की जगह पर किल करके वहीं पर उसे ख़त्म कर देते हैं, अब ब्लड को यह प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं जो टिश्यू में पाए जाते हैं, यह कैन फैगोसाइटिस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब, यह भी मतलब मैक्रोफेज जो होते हैं टिश्यू में पाए जाते हैं, यह भी फैगोसाइटोसिस की क्रिया करके माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। सेलुलर बैरियर में जो ब्लड में न्यूट्रोफिल होता है, और सॉरी स्नोफिल नहीं है, ल्यूकोसाइड है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइड, नेचुरल किलर सेल होते हैं जो ब्लड में होते हैं, ब्लड की रक्षा करते हैं। और एज विल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू, मैक्रोफेज जो होते हैं टिश्यू में पाए जाते हैं जो फैगोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे कोई भी सारी डिजीज हमें ना हो, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी की डिफिनेशन हमने देख लिया, टाइप ऑफ इम्यूनिटी देख लिया कि 2 प्रकार के हैं, उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जान लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि इन्नेट इम्यूनिटी कितने प्रकार की, 4 प्रकार के, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन, ठीक है। इसमें भी हमने फिजिकल देख लिया, सेलुलर फिजियोलॉजिकल देख लिया, सेलुलर देख लिया, अब क्या बचा, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर क्या है, तो साइटोकाइनिन बैरियर जो होता है, यह हम साइटोकाइनिन बैरियर को कह सकते हैं कि मतलब साइटोकाइनिन एक ऐसा बैरियर होता है जो मतलब बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मैं इसे छोटे से उदाहरण के दौरान बताता हूँ साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में। जो साइटोकाइनिन बैरियर होता है, ठीक है, यह कह सकते हैं कि अध्यापक और शिष्य के बीच में जो रिलेशन होता है उस चीज़ के हिसाब से है। यह मेरा अनुभव कहता है, जब मैंने साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में पढ़ा तो मेरे माइंड में आया कि जाहिर सी बात है ये अध्यापक और शिष्य के बीच में जो रिलेशन होता है उसके आधार पे है। लेकिन यह पर्टिकुलर मतलब मेरे हिसाब से यह मतलब जो भी यह आपको उदाहरण दे रहा हूँ सही है,
लेकिन यह 100% सही है कि नहीं सही है, यह आप लोग भी इस चीज़ को देखें तो शायद आप अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो जो साइटोकाइनिन बैरियर उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे अध्यापक के पास से अध्यापक जो होता है वह शिष्य को यह बताता है कि हम किस मार्ग पे चलें। अध्यापक एक पथ प्रदर्शक होता है जो हमें रास्ता दिखाता है कि आप इस रास्ते पे चलो, आप बचे रहोगे और आप अपने उद्देश्य, अपने मार्ग, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अध्यापक हमें बताता है। कैसे वह बताता है? वह वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता या पहुँच नहीं सकता, खुद अध्यापक वहाँ नहीं जा सकता, ठीक है? उसके पास इतना अनुभव है कि हम ऐसे चलेंगे, रास्ते में इस प्रकार के गड्ढे होंगे, ऐसे बैरियर्स होंगे जो हमारे मार्ग या हमारे लक्ष्य में आके अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो अध्यापक इसी सब चीज़ों को बताता है। क्यों? क्योंकि वह इस सब चीज़ों को झेल चुका है, वह अनुभव कर चुका है अपने हिसाब से। वह यह सोचता है कि मान लीजिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका हूँ, तो कम से कम जो मेरा शिष्य है वह उस लक्ष्य तक पहुंच जाए, ठीक है? ऐसा वह अपना माइंड मेकअप करके वह उस बच्चे या उस लड़के को वह पथ प्रदर्शक कराता है या उसे ज्ञान देता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। खुद वहाँ नहीं जा सकता बट दूसरे को वह वहाँ पे पहुँचा सकता है, ठीक है? अपने मतलब ज्ञान के द्वारा। ठीक, साइटोकाइनिन बैरियर भी ऐसा है। यह एक साइटोकाइनिन बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जिसमें सेल खुद वायरस से इन्फेक्टेड है। मतलब एक ऐसा सेल, मान लीजिए मैं मतलब मेरी पूरी एक बॉडी एक सेल है, ठीक है? मान लीजिए एक छोटी सी सेल है, ठीक है? और मैं वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है? वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। अब मैं ऐसी थिंकिंग रखूँ कि मैं तो इन्फेक्टेड हुआ हूँ, लेकिन जो मेरे बगल वाली जो नॉर्मल सेल है वह इन्फेक्टेड ना हो। ऐसी थिंकिंग के साथ मैं अपने अंदर से एक ऐसी प्रोटीन निकालूं जिस प्रोटीन का नाम इंटरफेरान है। उस प्रोटीन को निकालूं और वह इंटरफेरान नाम की प्रोटीन उस नॉर्मल सेल को एक घेरा बना के घेर लेती है, ठीक है? जिससे वह नॉर्मल सेल इस वायरस के कांटेक्ट में आके वह इन्फेक्टेड ना हो। मतलब वह नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करती है। कौन? वायरस से इन्फेक्टेड सेल अपने अंदर से इंटरफेरान नाम का प्रोटीन निकाल के उस नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम साइटोकाइनिन बैरियर के नाम से जानते हैं, ठीक है? साइटोकाइनिन बैरियर क्या है? मतलब इसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है जो सिक्रीट करता है इंटरफेरान नाम का एक प्रोटीन जो सिक्रीट करता है इंटरफेरान नाम का एक प्रोटीन जो हमें इंटरफेरान नामक प्रोटीन जो निकलता है वह हमारे नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करता है कि यह वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है? और वायरस से इन्फेक्टेड ना हो और यह सेल नॉर्मल का नॉर्मल बना ही रहे, जिसे साइटोकाइनिन बैरियर कहते हैं, ठीक है? फिजिकल की बात हमने कर ली। इन्नेट इम्यूनिटी जो था यहीं पे पूरा समाप्त हुआ, ठीक है? इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में यह टाइप हमने बताया, जैसे कि इम्यूनिटी हमने देख लिया, ठीक है? इम्यूनिटी पूरा देखा कैसे क्या है, जैसे कि मतलब इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आया, उस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करे और हमें डिजीज ना होने दे। हमारी इम्यूनिटी इसमें हेल्प करता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आए और हमारी इम्यूनिटी उस चीज़ से लड़े और हमें बचाए रखे, हमें डिजीज ना कॉज होने दे, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। या इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। इसकी जो डिफिनीशन थी हमने डिफिनीशन भी देख लिया। टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी देख लिया कि यह 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने जान लिया कि स्पेसिफिक नहीं होता है, यह बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है। अब इसका जो करेक्टराइज होता है या इसका जो करेक्टराइज या लक्षण है या मेमोराइज करके उस डिजीज या पैथोजेंस को नहीं रखता है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी को भी 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। उसके बाद फिर फिजिकल बैरियर में भी देखा हमने म्यूकस कंटेनिंग ऑफ एपिथेलियम, मतलब म्यूकस की जो लेयर होती है। उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ा, सेलुलर बैरियर पढ़ा, साइटोकाइनिन बैरियर पढ़ा। यहीं पे इन्नेट इम्यूनिटी समाप्त होता है। अब बचेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, या आने वाली आगे की वीडियो में मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा। जो इन्नेट इम्यूनिटी था, यहीं पर आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।